हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। दिस इज आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम हमारी नेक्स्ट टाइप की सेल डिवीजन विच इज मियोसिस को इन डिटेल कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारे आज के सेशन को, जो कि है ओवर मियोसिस। तो बच्चों, मियोसिस के बारे में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था मेरे पिछले सेशन में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि मियोसिस एक ऐसी टाइप की सेल डिवीजन है जो कि कहलाती है रिडक्शनल डिवीजन। क्यों कहलाती है ये रिडक्शनल डिवीजन? बिकॉज इस डिवीजन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है टू हाफ एट द एंड ऑफ दिस डिवीजन। सो स्पेशली अगर मैं बात करूं इसके अकरेंस की, तो मियोसिस आपको कुछ स्पेशल डिप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलते हैं जो कहलाते हैं गैमीटोसाइट्स, राइट? सो वो जो स्पेशल डिप्लॉइड सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड गैमीटोसाइट्स, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि गैमीट्स फॉर्म करते हैं। तो ऐसे सेल्स अंडरगो करते हैं मियोसिस एंड उनसे बनते हैं हेप्लॉइड गैमीट्स। सो डिप्लॉइड कंडीशन मैंने आपको बताई थी ना, डिप्लॉइड कंडीशन मतलब होता था टू हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मैंने आपको ह्यूमंस का एग्जांपल लेके बताया था कि ह्यूमंस की कंडीशन में जो डिप्लॉइड सेल होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं 46 क्रोमोसोम, राइट? यानी कि यहां पर जो 46 क्रोमोसोम है वो 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं जिनकी एक एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है, राइट? और वो एक एक कॉपी आती कहां से है? वन सेट एंटायरली कम्स फ्रॉम योर मदर, राइट? तो मैटरनल साइड से, एंड वन सेट एंटायरली कम्स फ्रॉम योर फादर, यानी कि पैटर्नल साइड से। तो इसका मतलब क्या हुआ? मदर एंड फादर दोनों ही ये डिप्लॉइड कंडीशन को कंट्रीब्यूट करते हैं बाय गिविंग वन सेट। ओके, तो वो आखिर कहां से बनते होंगे? तो अगर आप देखोगे एक नॉर्मल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही, तो आप यहां पर इसको n की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इट बिकम्स 46/2, दैट इज 23। ओके, तो ये जो आपकी डिप्लॉइड कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाती है डिप्लॉइड कंडीशन, जिसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर जो सेट है वो बन जाता है हेप्लॉइड, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होके हो गया है हाफ। ओके, सो ये जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है वो इस कंडीशन को राइज करती है, दैट मींस डिप्लॉइड से हेप्लॉइड कंडीशन का फॉर्मेशन। सो अगर आप यहां पर देख सकते हैं तो देखिए इस रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया जा रहा है कि कैसे मियोसिस अकर करती है। सो मियोसिस में इनिशियली मान के चलिए ये वो गैमीटोसाइट है। ओके, सो दिस इज दैट गैमीटोसाइट और द सेल जो कि अंडरगो करेगा मियोसिस टू फॉर्म द गैमीट्स। आखिरी में आपको यहां पर गैमीट्स फॉर्म होते हुए नजर आते हैं, और गैमीट्स के फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। सो गैमीटोसाइट से गैमीट्स का फॉर्मेशन वुड बी गैमीटोजेनेसिस, और जिस डिवीजन के थ्रू ये आकर करता है दैट इज मियोसिस। तो देखिए इनिशियली जो गैमीटोसाइट था वो पहले तो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स, जिनमें देखिए आपका जो कंडीशन है प्लॉइडी है वो रिड्यूस हो जाती है टू हाफ। तो यानी कि देखिए यहां पर 2n कंडीशन थी, दैट मींस डिप्लॉइड कंडीशन, और यहीं पर जब ये फर्स्ट मियोसिस जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मियोसिस है वो दो न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन के थ्रू अकर करती है। सो यहां पर एक पहली वाली जो न्यूक्लियर डिवीजन है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड मियोसिस 1, और इसमें आप देखोगे कि जो डिप्लॉइड कंडीशन है दैट चेंजेस टू हेप्लॉइड कंडीशन। तो यहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। एंड नाउ जो सेकेंड टाइप या सेकेंड फेज होता है मियोसिस का, दैट इज कॉल्ड मियोसिस सेकेंड। ये होती है इक्वेशनल डिवीजन, जहां पर सेम दीज 2 डॉटर सेल जो पहली वाली डिवीजन के एंड में बने थे वो फर्दर डिवाइड करेंगे बाय सिंपल माइटोसिस, और यहां पर अगेन आपको एक जो डॉटर सेल थी वो फॉर्म करती हुई नजर आएगी 2 मोर डॉटर सेल्स। तो इसका मतलब एट द एंड आपको टोटल 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलती हैं एट द एंड ऑफ द मियोसिस, राइट? सो आपको याद रखना है कि ये कुछ डिप्लॉइड स्पेशलाइज्ड सेल्स में देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं गैमीटोसाइट्स, जो कि मियोसिस अंडरगो करके फॉर्म करते हैं द गैमीट्स। ओके, और जो प्रोसेस होती है दैट इज गैमीटोजेनेसिस। ओके,
ठीक है। लास्टली एक और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस इंश्योर करता है द प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपको पता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो यहां पर दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। तो ऐसे में अगर सपोज ये क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होंगे तो एवरी टाइम क्या होगा, मान के चलिए अगर मदर से भी 46 क्रोमोसोम आ रहे हैं, फादर से भी 46 क्रोमोसोम आ रहे हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होगा इन गैमीट्स का, तो क्या होगा, वहां पर टोटल 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ जाएगी एवरी जनरेशन के साथ। साथ ही साथ मान के चलिए अगर ये 92 क्रोमोसोम वाला एक जनरेशन का मेंबर दूसरे के साथ मेट करता है, एंड फर्दर आप देखेंगे वहां पर 184 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो एवरी इंक्रीजिंग जनरेशन के साथ क्रोमोसोम नंबर बढ़ने की वजह से ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि स्टेबिलिटी लूज हो जाती है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए ही ये डिवीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी। सो इट ऑल्सो देखिए याद रखना आपको कि बहुत सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, सभी में हेप्लॉइड कंडीशन डेवलप होती है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो उस गैमीट फॉर्मेशन में जो हेप्लॉइड कंडीशन का आना है वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योर होता है बाय दिस मियोसिस। ओके, तो डिप्लॉइड कंडीशन बाद में जब रिस्टोर होती है तो वो रिस्टोर होती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब ये दो हेप्लॉइड गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। ओके, एंड सो ऑन। आप जानते हैं कि कैसे लाइफ कंटिन्यू करती है देन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द मियोसिस। ओके, आई विल नाउ टेक अप सम मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग दिस डिवीजन। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ की फीचर्स रिगार्डिंग द मियोसिस, राइट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर आपको मियोसिस से रिगार्डिंग याद रखना है, दैट इज कि मियोसिस जो है वो दो सीक्वेंशियल साइकिल्स में कंप्लीट होती है, यानी कि दो बार इसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगा। सो वो जो दो स्टेजेस होती हैं दे आर कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो देयर आर टू न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। भले ही ये जो आपकी डिवीजन है ये दो साइकिल्स में कंप्लीट हो रही है, बट याद रखिएगा यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक ही बार होता है। ओके, सो बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विल टेक प्लेस। तो वो कब होगी, हमेशा याद रखिएगा मियोसिस फर्स्ट से पहले। तो मियोसिस फर्स्ट से पहले डीएनए एक बार रेप्लिकेट कर जाएगा इन द एस फेज। अब बाद में ही बाद में वो डुप्लीकेटेड डीएनए का आगे फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा इनटू द वेरियस स्टेजेस। बट याद रखिएगा अगर आप सोचते हैं कि मियोसिस सेकंड के पहले भी फिर से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो ऐसा नहीं होता है। याद रखिए ओनली एंड ओनली बिफोर मियोसिस 1 आपको डीएनए डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा। डीएनए का डुप्लीकेशन मियोसिस 1 के बाद नहीं होता है, राइट। सो इस बात को याद रखिएगा। ओके, फिर अगर हम देखें, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मियोटिक डिवीजन दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है या फिर दो साइकिल्स में डिवाइड की गई है। सो दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो याद रखिए मियोसिस 1 जो होती है दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन। दैट मीन्स अगर हम मियोसिस को एक रिडक्शनल डिवीजन कहते थे तो उसकी दो साइकिल्स में से जो पहली वाली साइकिल है वो ही एक्चुअल रीजन है जिसकी वजह से हम उसको रिडक्शनल डिवीजन बुलाते हैं, बिकॉज यही वो साइकिल है जहां पर आपको डिप्लॉइड कंडीशन का रिडक्शन देखने को मिलेगा इनटू द हेप्लॉइड कंडीशन। ओके, तो यानी कि मियोसिस 1 के एंड में जो सेल मियोसिस 1 अंडरगो किया था वो डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा जहां पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएंगे टू हाफ। सो कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है। अगेन मियोसिस 1 को जस्ट लाइक माइटोसिस 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्रोफेज 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Okay, and the sequence can be remembered by that trick, that is PMAT, right? So इस तरीके से आप याद रखिएगा। Then अगर हम यहाँ पर देखें the second phase of the meiosis, that is meiosis second, and ये होती है equational division, right? So इसको equational division इसलिए बोला गया है because it is just like mitosis। जैसे कि mitosis में at the end of cell division जो daughter cells होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है ना, वैसे ही इस meiosis second की एंड में जो क्रोमोसोम नंबर होंगे डॉटर सेल्स में वो सेम ही रहने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। वी विल गेट इनटू द डिटेल्स इन द अपकमिंग स्लाइड्स। ओके, सो अगेन इस साइक्लिक फेज को भी अगेन 4
स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। तो स्टेजेस का सीक्वेंस विल रिमेन सेम, बस यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी टाइप की डिवीजन हो रही है। अगर मियोसिस 1 है तो आपको सबके आगे फर्स्ट लगाना है, एंड अगर मियोसिस सेकंड हो रही है तो आपको सबके आगे सेकंड लगाना है। सो आई होप इतना बेसिक की फीचर आपको समझ आया होगा रिगार्डिंग मियोसिस। आइए कुछ और की फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट फीचर, दैट इज मियोसिस 1 स्टार्ट्स आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव डुप्लीकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज। तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बोला मियोसिस 1 से पहले आपको इंटरफेज देखने को मिलेगी जिसकी एस फेज में जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स से वो डुप्लीकेट करेंगे। आपको पता ही है ना कि डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता था एट द एस फेज, राइट। सो यहां पर मैंने आपको जैसा कि बताया, क्योंकि ये हो रहा है डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, याद है स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल जिन्हें हम गैमेटोसाइट्स कहते थे, दैट मींस वहां पर भी आपको 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे ना। तो एक सेट जो है वो आएगा फ्रॉम द फादर एंड एक आएगा फ्रॉम द मदर। तो इमेजिन कीजिए यहां पर मैं ये बना देता हूं फर्स्ट क्रोमोसोम, या मैं क्रोमोसोम नंबर 1 की बात कर रहा हूं। सो ये वाला जो क्रोमोसोम आया है दिस हैज कम फ्रॉम द मदर, सो लेट्स से दिस इज द मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है, ओके। एंड इसी का एक जस्ट रेप्लिकेटेड कॉपी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, दैट मींस इसी के जैसा एग्जैक्टली सिमिलर क्रोमोसोम जिसका शेप साइज बिल्कुल सेम है, एंड इवन इन क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स लगे होंगे वो सेम पोजीशंस पे होंगे। दैट मींस अगर कोई आई कलर का जीन है तो वो सेम लोकेशन पे होगा। तो इमेजिन कीजिए सपोज यहां पर इस लोकेशन पे या इस लोकाई पे आपको ये लोकस पे देखने को मिल रहा है द जीन ए, तो यहां पर भी उसी का आपको जीन प्रेजेंट नजर आएगा। तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम्स जो कि सिमिलर इन शेप एंड साइज हैं, साथ ही साथ उनमें जीन्स की जो पोजीशन है वो भी सेम है, एंड साथ ही साथ उनकी सेंट्रोमेयर की पोजीशन भी सेम है, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बुलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट। सो और ये सपोज फादर ने कंट्रीब्यूट किया है तो इसको हम कहेंगे पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये 2 ऐसे करके आपको देखिए इतने वेरियस सेट्स देखने को मिलते हैं। सो ये एंटायरली शो कर रहा है अ सेट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, 1 फ्रॉम मदर 1 फ्रॉम फादर, ठीक है, ओके। सो ये मैंने सिर्फ एक क्रोमोसोम शो किया है, ऐसे 23 आपके पास होते हैं, राइट। सो 23 पेयर्स यू हैव बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पेयर सपोज, ठीक है। तो अब नाउ व्हाट विल हैपन जब एस फेज होगा, तो एस फेज के टाइम पे व्हाट विल हैपन आपको पता है डीएनए का डुप्लीकेशन होता है बट क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। तो ये जो डीएनए एक्चुअली आपको नजर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ दिस क्रोमैटिड, ये डुप्लीकेट कर जाएगा, तो इट विल शो समथिंग लाइक दिस, ओके। तो यहां पर भी आपको सेम जीन की पोजीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड सिमिलरली यहां पर भी एस फेज के दौरान यू विल फाइंड कि आपको अगेन डुप्लीकेशन इसका भी देखने को मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए, और यहां पर भी जीन की सेम ही पोजीशन रहेगी। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि एस फेज के टाइम पर डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, ओके। सो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स टुगेदर यहां पर नजर आ रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे एक क्रोमोसोम जिसमें कि आपको 2 सिस्टर क्रोमैटिड नजर आ रही हैं वो कहलाएगा एक डायड। सो रिमेंबर, अगर मैं आपको कुछ ऐसा शो करता हूं जहां पर एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट होने के बाद 2 सिस्टर क्रोमैटिड को पोजेस कर रहा है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायड, ओके। तो इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से एस फेज के बाद आपको दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की डायड कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, ओके। तो एस फेज में मियोसिस 1 से पहले एस फेज जो आती है उसमें जो आपके पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं मदर एंड फादर दोनों ही डुप्लीकेट कर चुके हैं या रेप्लिकेट कर चुके हैं। सो दिस कंडीशन हैज टू बी एंश्योर्ड, तभी मियोसिस आगे बढ़ेगी, ठीक है, ओके। फिर यहां पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, दैट मींस यहां पर मियोसिस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि इसमें आपको पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिलती है, ओके। इनको हम आगे बहुत डिटेल में भी कवर करेंगे। एंड साथ ही साथ तो जैसे कि आपको यहां पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं ना, 1 फ्रॉम मदर एंड फादर, ये आपस में पेयर कर जाएंगे, ओके, दे विल कम एंड लाई साइड बाय साइड। तो इसको हम कहते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसको हम आगे भी डील करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ यहां पर जब ये पेयरिंग हो जाती है तो
क्रोमोसोम्स जो हैं, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये अपने डीएनए को एक्सचेंज कर लेते हैं. सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो देखिए, अब आपको थोड़ी सी चीजें यहां पर टिपिकली समझने की कोशिश करनी है. देखिए, ये वाला जो क्रोमोसोम है, जो कि मैटरनल क्रोमोसोम है, जिसकी आपको 2 सिस्टर क्रोमैटिड नजर आ रही हैं, यानी कि वो क्रोमैटिड जो कि जॉइंड है एट द सेम सेंट्रोमियर. सिमिलरली यहां पर आपको नजर आ रहा है द पैटर्नल क्रोमोसोम. इस पैटर्नल क्रोमोसोम में भी आपको 2 सिस्टर क्रोमैटिड नजर आ रही हैं. और सिस्टर क्रोमैटिड क्यों कहला रही हैं? बिकॉज ये दोनों की दोनों जो आर्म्स हैं क्रोमैटिड्स की, वो जॉइंड है एट द सेम सेंट्रोमियर. ठीक है, तो ये भी हो गई दी सिस्टर क्रोमैटिड्स. बट अगर मैं बोलूं ये वाले क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड और सेकंड वाले क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड, क्या ये भी सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगी? नहीं, ये दोनों हो गई नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू. ओके, तो ये दोनों हो गई नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि ये आपस में जॉइंट नहीं है एट द सेम सेंट्रोमियर, इसीलिए दे आर नॉन सिस्टर. ठीक है, सो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपको देखने को मिल रही हैं, इनके बीच में कुछ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए देखने को मिलता है इन मियोसिस. सो ये इंपॉर्टेंट फीचर भी आपको याद रखना है. जितनी पॉइंट्स में आपको की फीचर्स में यहां पर बताता जा रहा हूं, उनको हम डिटेल में आगे भी कवर करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, मैं आपको यहां पर भी समझाता जा रहा हूं. सो एट द एंड ऑफ मियोसिस आपको टोटल 4 हेप्लॉइड सेल्स देखने को मिलेंगे. तो ये भी आपको याद रखना है. तो क्योंकि ये जो डिवीजन है वो 2 न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अकर कर रही है ना, उसकी थ्रू अकर हो रही है, तो एंड में आपको 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगी. तो इनिशियली यू बिगैन विद 1 सेल, बट एट द एंड आपको देखने को मिलेंगे 4 डॉटर सेल्स. तो ये सारे की फीचर्स थे रिगार्डिंग मियोसिस. आई होप ऑल दीज की फीचर्स आर वेरी क्लियर. अब हम बढ़ेंगे विद दी फर्स्ट मियोसिस, दैट इज मियोसिस 1 और इसकी वेरियस सब स्टेजेस में. ओके, तो आइए बच्चों, अब हम बिगिन करते हैं विद मियोसिस 1 एंड वी आर बिगिनिंग विद इट्स फर्स्ट फेज, दैट इज प्रोफेज 1. ठीक है, तो जो प्रोफेज 1 होता है ऑफ मियोसिस 1, वो टिपिकली बहुत लंबा होता है इन कंपैरिजन टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, बिकॉज इससे पहले हमने माइटोसिस कवर की थी, तो वहां पर भी प्रोफेज देखने को मिलता था. बट यहां वाला जो प्रोफेज 1 होगा वो ज्यादा लंबा भी होगा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होगा देन द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस. इस बात को आप याद रखिएगा. ओके, और यहां पर सिंस बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इन दिस एंटायर प्रोफेज 1, इसीलिए फॉर आवर कन्वीनियंस इसको साइंटिस्ट ने फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. तो ये 5 फेजेस कौन कौन सी हैं वो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखनी है. दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. सो रिमेंबर, इनको आपको इसी तरह से याद रखना है. दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. सो 5 स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज 1 अब हम डील करेंगे इन डिटेल. बट रिमेंबर, सिंस ये प्रोफेज ही चल रही है, तो वो सारे इवेंट जो एक प्रोफेज में आपको देखने को मिले थे माइटोसिस में, वो यहां भी देखने को मिलेंगे. जैसे कि वहां पर आपको क्रोमैटिन फाइबर का कंडेंसेशन देखने को मिलता था इनटू क्रोमोसोम्स, वो भी देखने को मिलेगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली या फिर आपका डिसअपीयरेंस देखने को मिलेगा. न्यूक्लियोलस का डिसअपीयरेंस देखने को मिलेगा. सेंट्रियोल्स का ऑपोजिट पोल्स पे जाना देखने को मिलेगा. वो सब यहां पर होता है. बट कुछ जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो सिर्फ प्रोफेज 1 में देखने को मिलते हैं और माइटोसिस के प्रोफेज में देखने को नहीं मिलते हैं, उनको हम यहां डिटेल में कवर करेंगे. तो चलिए एक एक करके इन सारी स्टेजेस को हम स्टडी करते हैं ऑफ प्रोफेज 1. तो आइए बच्चों, अब हम बिगिन करते हैं विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1, दैट इज लेप्टोटीन या लेप्टोनिमा भी इसको हम कहते हैं. सो लेप्टो वर्ड का मतलब होता है थिन. ओके, एंड यहां पर आपको बहुत सारे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे. दैट इज व्हाई दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज thin threaded stage. Okay, so it is also called as thin threaded stage. तो बच्चों, पहले आपको कुछ चीजों को यहां पर रिकॉल करने की कोशिश करनी है. अगर हम मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में एंटर कर चुके हैं, इसका मतलब हमारा डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है. बिकॉज मैंने आपको बोला था मियोसिस 1 से पहले इंटरफेज होगी जिसमें कि एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो चुका होगा. तो इसके मतलब आपका जो पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोसोम है, यानी कि मदर से जो सेट मिला है और जो फादर से सेट मिला है क्रोमोसोम्स का, वो रेप्लीकेट कर चुके हैं
बिफोर दिस प्रोफेज 1। ओके, वो बात आपको याद रखनी है, साथ ही साथ आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रोफेज चल रहा है तो आपको पता है नॉर्मल प्रोफेज में भी क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। दैट मींस यहां पर क्रोमैटिन फाइबर जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं टू फॉर्म द रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम क्या बुलाते थे, द क्रोमोसोम्स। तो ये क्योंकि सबसे पहली स्टेज है इस प्रोफेज 1 की, तो यहां पर जो कंडेंसेशन है वो सबसे कम देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब यहां पर आपको जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हेरिडिटरी मटेरियल है, वो थ्रेड लाइक ही अपीयर करेगा। तो इसका मतलब आपको धीरे धीरे यहां पर कंडेंसेशन देखने को मिल रही है, इसलिए क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल होना स्टार्ट होंगे। तो इस स्टेज में आपको कंटिन्यूअसली कंडेंसेशन होती हुई नजर आएगी थ्रू आउट दिस स्टेज। बट आपको याद रखना है जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम बने, क्योंकि इससे पहले एस फेज में हर क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर चुका होगा ना, तो देखिए यहां पर अगर मैं उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करूं तो देखिए एक डीएनए, ओके, और ये दूसरा डीएनए। तो इस क्रोमोसोम की ये जो आपको क्रोमैटिड्स नजर आ रही हैं धीरे धीरे जो कि डिस्टिंक्ट होंगी आफ्टर कॉइलिंग, वो इस तरीके से नजर आएंगी। बट ये आपस में इंटरवाइंड होती हैं। दैट मींस ये आपस में ही ना इस तरीके से इंटरवाइंड होने की वजह से एक सिंगल थ्रेड की तरह अपीयर करती हैं। सो दे स्टिल अपीयर टू बी सिंगल एंड थ्रेड लाइक। और ये सभी की सभी जितने भी आपको रेप्लिकेटेड जो आपको क्रोमैटिन फाइबर देखने को मिल रहे हैं, डीएनए देखने को मिल रहे हैं, ये सभी के सभी इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की या न्यूक्लियर एनवेलप की इनर मेम्ब्रेन से अटैच्ड हैं। देखिए इस तरीके से। तो ये एक्चुअली में रेप्लिकेटेड क्रोमैटिन फाइबर हैं जो कि थ्रेड की तरह अपीयर कर रहे हैं, और ये अपने टीलोमेयर्स के थ्रू, यानी कि देखिए जो एंड्स होते हैं किसी भी क्रोमोसोम के, तो याद रखिए क्रोमोसोम या क्रोमैटिन का जो एंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड टीलोमियर्स, बिकॉज टीलो वर्ड का मतलब होता है टर्मिनल। तो जो टर्मिनल या टिप पे प्रेजेंट आपको रीजन या सेगमेंट देखने को मिलता है ऑफ द क्रोमोसोम या क्रोमैटिन, दे आर कॉल्ड टीलोमियर्स, और जो सेंटर में देखने को मिलता था उसे हम कहते थे सेंट्रोमियर। ठीक है, तो अपने एक टीलोमियर के थ्रू ये जितने भी रेप्लिकेटेड आपको क्रोमैटिन है वो अटैच नजर आ रही हैं टू वन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सभी की सभी जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं दे आर अपीयरिंग लाइक अ बुके, है ना। तो इसीलिए इस स्टेज को हम लोग बुके स्टेज भी बुलाते हैं। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बुके स्टेज। ओके, एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर ये थ्रेड लाइक कंडीशन में कुछ बीडेड अपीयरेंस नजर आ रही है। तो एक्चुअली कुछ जगह पर जो क्रोमैटिन फाइबर है वो लोकलाइज्ड कंडेंसेशन शो करता है, मतलब कुछ कुछ जगहों पे जो क्रोमैटिन फाइबर की कंडेंसेशन है वो ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर कुछ कुछ जगहों पे ये कॉइलिंग होने की वजह से वो रीजन जो हैं वो अपीयर करते हैं लाइक अ बीड, एंड दैट इज व्हाई दे आर appearing as a beaded structure। ठीक है, so they possess beads, और उन beads को हम कहते हैं the chromomeres और the regions of localized coiling। ठीक है, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग द क्रोमोमियर्स। तो कितनी सारी चीजें हमने यहां पर समझी कि यहां पर सबसे पहले आपको जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है वो अटैच नजर आएंगे। सबसे पहले तो थ्रेड की तरह अपीयर करते हैं, थिन थ्रेड की तरह, दैट इज व्हाई इसको थिन थ्रेडेड स्टेज कहा गया। एंड ये सारे के सारे जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं दे आर अटैच्ड टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, ओके, थ्रू देयर टीलोमियर्स, एंड इसीलिए ये बुके जैसा अपीयर कर रहे हैं। और इन थ्रेड्स पे आपको कुछ लोकलाइज्ड कॉइलिंग होने की वजह से कुछ बीट लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर करते हैं व्हिच आर कॉल्ड क्रोमोमियर्स। So this was all about leptotene. I hope it is clear. अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेज पे which is called the zygote। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेज दैट इज zygote में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो वर्ड अगर zygote की बात की जाए या zygote को हम zygonema भी बुलाते हैं, तो zygo वर्ड का मतलब होता है टू पेयर अप। ओके, सो रिमेंबर यहां पर कुछ पेयरिंग से रिलेटेड कुछ होने वाला है, तो इट मीन्स टू पेयर अप। ओके, सो यहां पर पेयरिंग देखने को मिलेगी आपको होमोलोगस क्रोमोसोम की, और उस पेयरिंग को हम बुलाते हैं साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस क्या होता है? साइनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही था होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर और जीन्स के। ठीक है, तो जहां पर जीन्स, सेंट्रोमियर सबकी पोजीशन सेम देखने को मिले वो क्रोमोसोम्स होते हैं
होमोलोगस, और वो जो पेयर होता है वो कंट्रीब्यूट होता है फ्रॉम ईदर ऑफ द पेरेंट, यानी कि मदर से भी आता है एक सेट एंड फादर से भी एक सेट आता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। तो आपको पता ही है जो यहां पर आपको होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे वो ऑब्वियसली डुप्लीकेटेड होंगे, यानी कि वो डायड कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। तो देखिए दैट के चलें ये वाला जो आपको होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है जो कि एक डायड शो कर रहा है, क्योंकि इसके पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इसीलिए दैट इज शोइंग अ डायड कंडीशन। ओके, सो ये डायड कंडीशन है। ओके, एंड सिमिलरली ये वाला जो क्रोमोसोम है, मान के चल लेते हैं दिस इज योर पैटर्नल क्रोमोसोम एंड दिस इज द मैटरनल क्रोमोसोम। ओके, सो मैटरनल क्रोमोसोम के पास भी आपको 2 ही सिस्टर क्रोमैटिड देखने को मिल रही हैं, दैट मींस दिस इज आल्सो शोइंग द डायड कंडीशन। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ये आपस में क्लोज हो जाएंगे, दे विल कम एंड लाई साइड बाय साइड, और ये एक दूसरे के जस्ट सामने आ जाएंगे इस तरीके से। ओके, एंड देखिए जब ये आपस में एक दूसरे के साइड बाय साइड आ जाएंगे तो इसका मतलब इनकी पेयरिंग हो गई ना, और ये ज्वाइन हो जाते हैं बाय अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए साइनेप्सिस अकम्पनीड होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स जो कि एक न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स है। दैट मींस यहां पर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। ओके, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप इस फिगर में देखेंगे आपको ये जो मैटरनल क्रोमोसोम और ये जो पैटर्नल क्रोमोसोम है इनके बीच में ऐसी कुछ व्हाइट लैडर लाइक अपीयरेंस देखने को मिल रही है। ये जो लैडर लाइक सपोर्ट सिस्टम या फिर आप कह सकते हो जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड दी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये बेसिकली ना एक लैडर लाइक अपीयरेंस शो करता है, मींस एक जिपर मैनर में आपको ये अटैच है। सपोज अगर ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ना लैडर लाइक मैनर। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ अटैचमेंट नजर आएगा। तो इस ही फिनोमेना को वी यूज टू कॉल साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग आपको समझ आ गई। ओके, एंड ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम का डायड और दूसरे क्रोमोसोम का डायड आपस में एक दूसरे के सामने आ गए। तो इसका मतलब अब आपको टोटल यहां पर क्या देखने को मिल रहे हैं, टोटल आपको 4 क्रोमैटिड्स देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये कंडीशन कहलाती है टेट्राड कंडीशन। सो अगर हम क्रोमैटिड्स की बात करें यानी कि ईच इंडिविजुअल आर्म की, तो आपको वो कहलाएगा टेट्राड कंडीशन। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो कितने क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे से पेयर अप हुए हैं, केवल 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ना। तो इसीलिए इस कंडीशन को हम बुलाते हैं बाइवैलेंट कंडीशन। सो याद रखिए 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स अगर पेयर हुए हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम की कंडीशन कहलाएगी बाइवैलेंट कंडीशन। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम्स, अगर हम क्रोमैटिड्स की बात कर रहे हैं तो क्रोमैटिड्स जो होते हैं आपको पता है ना, क्रोमोसोम के 2 आर्म्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं दैट लाई साइड बाय साइड, जो जॉइंट होते हैं एट दी कॉमन सेंट्रोमियर। तो दिस इज 1 क्रोमैटिड एंड दिस इज दी अदर क्रोमैटिड। तो ये जो 2 क्रोमैटिड्स हैं इस कंडीशन की ज्वाइनिंग की वजह से जब क्रोमैटिड्स 2 क्रोमोसोम की क्रोमैटिड्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो टोटल 4 क्रोमैटिड्स नजर आएंगे, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट द टेट्राड कंडीशन। तो याद रखिए टेट्राड कंडीशन रिगार्डिंग होती है ऑफ द क्रोमैटिड एंड बाइवैलेंट कंडीशन रिगार्डिंग होती है ऑफ द क्रोमोसोम्स। सो आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो जो स्ट्रक्चर आपको फॉर्म नजर आ रहा है एट द एंड ऑफ द पेयरिंग अप इज कॉल्ड अ बाइवैलेंट, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम की कंडीशन है, और टेट्राड जो कि क्रोमैटिड्स की कंडीशन है। तो आई होप ये सारे चेंजेस भी जो आपको ज़ाइगोटीन स्टेज में देखने को मिलते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 व्हिच इज कॉल्ड पैकाइटिन। और पैकाइटिन वर्ड का मतलब बेसिकली होता है थिक थ्रेडेड। ओके, तो इसका मतलब ये जो स्टेज है दिस इज कॉल्ड थिक थ्रेडेड स्टेज, बिकॉज यहां पर जो क्रोमैटिन का कंडेंसेशन है इनटू क्रोमोसोम वो लगभग कंप्लीट हो चुका होता है, जिसकी वजह से आपको कंप्लीटली विजिबल क्रोमोसोम्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो पैकाइटिन जो है वो थिक थ्रेडेड स्टेज है। तो ये स्टेज कैरेक्टराइज करती है बाय अ स्पेशल इवेंट कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, यानी कि यहां पर आपको कुछ कंडीशन देखने को मिलेगी विच इज क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स
जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की हो। तो देखिए यहां पर सपोज ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थी, अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि कॉमन सेंट्रोमियर शो नहीं करती हैं। तो देखिए इस वाले क्रोमोसोम यानी कि मैटरनल, सपोज दिस इज मैटरनल एंड द ब्लू वन इज पैटर्नल, ठीक है। तो इस मैटरनल का जो ये वाला क्रोमैटिड है और इस पैटर्नल का ये वाला क्रोमैटिड जो है, ये आपस में क्योंकि ज्वाइंट है ना, इससे पहले वाली जो स्टेज थी वो जाइगोटीन थी, जहां पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर करे हुए थे, दैट मींस दे वर लाइंग साइड बाय साइड और जॉइंट थे बाय द सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो इस स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में जो कुछ डीएनए का सेगमेंट है या क्रोमोसोम का सेगमेंट है वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखिए इस ब्लू वाले क्रोमैटिड का आपको डीएनए सेगमेंट देखिए पीछे जो मैटरनल क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड था उसमें एक्सचेंज होता हुआ नजर आएगा, एंड इस वाले यानी कि इस पिंक वाले क्रोमैटिड का कुछ सेगमेंट आपको इस ब्लू वाले सेगमेंट पे दैट इज पैटर्नल क्रोमोसोम के क्रोमैटिड में एक्सचेंज हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब आपको एक्सचेंज देखने को मिलता है ऑफ दी जेनेटिक मटेरियल, और इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस पेयर और द होमोलोगस क्रोमोसोम। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। एंड कहां पर ये जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो डिसाइड कौन करता है? सो सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पे आपको एक अगेन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, थोड़ा साइज में बड़ा होता है एंड वो एक नोड्यूल की तरह अपीयर करेगा, इसीलिए वी कॉल इट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो कि सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पे फॉर्म्ड होता है वो डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे ही क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के बारे में। और ये जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है ना, ये एंजाइम मीडिएटेड है, मतलब ये बिना एंजाइम के अकम्प्लिश नहीं की जा सकती है। तो वो जो एंजाइम जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यानी कि क्रॉसिंग ओवर को फैसिलिटेट कराता है उसे हम बुलाते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो इट इज द एंजाइम जो कि इन्वॉल्व है इन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ द स्टेज आपको रिकॉम्बिनेशन जो है वो कंप्लीट नजर आता है। रिकॉम्बिनेशन हम जानते हैं ना, नए कॉम्बिनेशंस का बनना, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखेंगे नए, क्योंकि डीएनए का जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज हो गया, तो अब इस क्रोमैटिड का जो कॉम्पोजिशन था डीएनए का वो सेम तो नहीं रहा ना। सिमिलरली जो ये पीछे वाला पिंक वाला क्रोमैटिड था उसका भी सेगमेंट चेंज होने की वजह से उसका भी कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहा, तो उनमें कुछ नए वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि लेटर ऑन एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ द स्टेज जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, ओके। आई होप इट इज क्लियर। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 विच इज डिप्लोटीन स्टेज, ओके। सो डिप्लोटीन स्टेज जो है वो फॉलो करती है डेफिनेटली पैकाइटिन, जिसमें कि आपने क्रॉसिंग ओवर देखा था ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। तो क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। अब क्या हुआ, जो एक्सचेंज होना था जेनेटिक मटेरियल का वो तो हो चुका, तो अब इन होमोलोगस क्रोमोसोम को पेयर्ड अप रहने की कंडीशन नहीं है, उनको अब सेपरेट होना है, ओके। तो यहां पर सबसे पहले तो जो कॉम्प्लेक्स दो होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ के रखा था दैट वाज सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट बिगिंस विद द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा रिगार्डिंग द डिप्लोटीन। तो इसका मतलब अगर सपोज सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ही डिसॉल्व होने लग गया है तो इसका मतलब अब जो क्रोमोसोम पेयर्ड अप थे वो वापस सेपरेट होने लगेंगे, वो दूर जाने लगेंगे। सो जो रिकंबाइंड पेयर था वो टेंड करेगा टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। बट ये जो सेपरेशन है ये क्रॉसिंग ओवर वाली साइट्स पर नहीं होता है। सो एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉस ओवर, यानी कि जहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ था, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जिस पॉइंट्स पर हुआ था अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, वो सेपरेट नहीं होते हैं, वो जॉइंट रहते हैं एंड दे फॉर्म एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड दी कायस्मा। और सिंपली अगर हम सिंगल की बात करते हैं तो कायस्मा, अगर वो मोर देन वन है तो वी कॉल देम कायस्माटा। तो देखिए आपको ये कंडीशन कुछ ऐसी नजर आएगी। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम पहले तो एक के ऊपर एक लाया कर रहे थे ना, वो धीरे धीरे सेपरेट हो गए, और जिन पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो पॉइंट्स पे देखिए वो सेपरेशन नहीं हुआ है, तो दे स्टिल रिमेन्ड जॉइंट एट दोस पॉइंट्स और दे फॉर्म दैट एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। ये एक्स शेप्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कॉल्ड दी कायस्माटा। सो दे आर दी
काइज़मा, सिंगल इज काइज़मा एंड इफ देयर आर मोर देन वन तो उसको हम बोलेंगे काइज़मेटा। आई होप इट इज क्लियर। तो देखिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं ये दो मेरे सेट ऑफ फिंगर्स के साथ, तो ये एक होमोलोगस पेयर है। ओके, सो दिस इज वन होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज द अनदर वन। तो ये जो होमोलोगस पेयर था ये जाइगोटीन में साइड बाय साइड लाई कर रहा था। दैट मींस यहां पर पेयरिंग हुई थी होमोलोगस क्रोमोसोम की। फिर पैकाइटिन स्टेज में क्या हुआ, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड थी ऑफ ईच होमोलोगस क्रोमोसोम वो ऐसे क्रॉस ओवर करती है और उसके बाद उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन होता है। दैट मीन्स कुछ डीएनए के सेगमेंट्स यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं। अब नाउ ये जो जॉइंट कंडीशन है इसको सेपरेट होनी है, तो अब आती है डिप्लोटीन स्टेज जहां पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने की वजह से ये जो पेयर्ड अप क्रोमोसोम्स थे ये ऐसे सेपरेट करने लगेंगे। बट सेपरेशन आपको उन पॉइंट्स पे देखने को नहीं मिलेगा जहां पर की क्रॉसिंग ओवर हुआ था। सो ये जो पॉइंट्स एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो सेंटर में बनते हुए नजर आ रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग दी काइज़मा। ओके, सो इस तरीके से आपको यहां पर काइज़मेटा के फॉर्मेशन नजर आते हैं। And one more important point regarding this stage that is diplotin, that is ये longest phase होता है of the entire prophase 1। तो prophase 1 की जितनी भी stages हमने पढ़ी थी ना from leptotin until the last one जिसको हम आगे डील करेंगे that is diakinesis, उनमें से सबसे लंबी जो स्टेज होती है that is diplotin। ओके, क्योंकि अगर आप बात करें कुछ वर्टिब्रेट्स की तो जैसे कुछ वर्टिब्रेट्स की oocytes में, oocytes अगेन गैमेटोसाइट्स ही हैं जो कि मियोसिस करके ओवम या एग्स प्रोड्यूस करते हैं। सो oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स में आपको ये लास्ट करती हुई नजर आती है ओवर मंथ्स और ईयर्स, राइट। तो इवन अगर हम एग्जांपल की बात करें मेमेलियन oocyte की, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, तो मेमेलियन oocytes में जो ओवम का फॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम्ब ऑफ द मदर। ओके, तो वो जब मदर की वूम्ब में होता है तभी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, बट ये अरेस्ट हो जाती है एट दिस स्टेज ओनली, दैट इज डिप्लोटीन स्टेज। ओके, एंड व्हेन द गर्ल चाइल्ड जब आगे जाके प्यूबर्टी हिट करती है तब जाके ये डिप्लोटीन स्टेज से धीरे धीरे एक एक एग जो है वो फर्दर आगे की मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करके एंड एग में ट्रांसफॉर्म होती है। सो ये कंडीशन रिगार्डिंग डिप्लोटीन दैट ये कुछ वर्टिब्रेट की oocytes में सेवरल ईयर्स तक लाई करता है, तो इमेजिन कीजिए ये कितनी लंबी स्टेज होगी। तो प्रोफेज 1 की सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है दैट इज डिप्लोटीन। सो आई होप डिप्लोटीन में हो रहे चेंजेस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं हमारी लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 दैट इज डायाकाइनेसिस। ओके, सो डायाकाइनेसिस में क्या होता है, इस पॉइंट पे देखो आप काइनेसिस वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। काइनेसिस वर्ड को आप काइनेटिक्स से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो काइनेटिक्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग शोइंग मोशन ना, तो यहां पर भी कुछ मूवमेंट आपको नजर आने वाला है। तो यहां पर आपको मूवमेंट नजर आता है ऑफ द काइज़मेटा। वो याद है जो पॉइंट जिन पे की क्रॉसिंग ओवर हुई थी, है ना, वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि डिप्लोटीन स्टेज में देखने को मिलते हैं। ओके, सो वो जो काइज़मेटा के पॉइंट्स हैं दे आर गोइंग टू शिफ्ट डाउनवर्ड और वो रीच कर जाते हैं टू द terminal ends of the chromosome. So it is marked by terminalization of chiasmata. So terminalization का मतलब क्या होता है, मूवमेंट टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड्स या फिर टिप की तरफ मूवमेंट करना। तो इससे पिछली स्टेज में हमने देखा था कि काइज़मेटा का फॉर्मेशन हुआ था ना, तो सपोज मैं इसको रफली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर सपोज ये एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम था, राइट। सो इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई थी। सो जिन पॉइंट्स पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो काइज़मेटा को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो दिस वाज अ काइज़मा। सो ये जो काइज़मा है इनका मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द टिप ताकि ये फाइनली ऐसे टिप पर पहुंच जाए। सो ये जिप लाइक मैनर में होता है एंड इस तरीके से आपको नजर आते हैं काइज़मेटा एट द टिप। सो इसी को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो डायाकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन। तो याद रखिए हर जितनी भी हमने स्टेज पढ़ी है उनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि लेप्टोटीन में आपको बीडेड अपीयरेंस नजर आती थी और जहां पर क्रोमोसोम्स फेंटली विजिबल होना स्टार्ट होते हैं। ओके, देन जाइगोटीन में साइनेप्सिस यानी कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिलती थी, पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती थी, डिप्लोटीन में काइज़मेटा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है एंड डायाकाइनेसिस में काइज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये की इवेंट्स हैं ऑफ द एंटायर स्टेज
स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 जिनसे कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द एग्जामिनेशन। तो अगर आपको ये सारे की इवेंट्स याद है इन पर्टिकुलर स्टेजेस की, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, सो सिंस ये लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 की, तो रिमेंबर इस प्रोसेस की एंड आते आते आपको जो क्रोमोसोम्स हैं वो एंटायरली या कंप्लीटली कंडेंस्ड नजर आएंगे। सो दे विल बी फुल्ली कंडेंस्ड। ओके, एंड यहां पर क्योंकि अब प्रोफेज 1 खत्म हो रहा है, नेक्स्ट फेज दैट इज मेटाफेज 1 स्टार्ट होने वाला है, तो यहां पर डेफिनेटली आपको स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नजर आ जाएगा। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं मियोसिस की, तो स्पिंडल जो है वो कहलाता है मियोटिक स्पिंडल। ठीक है, सो मियोटिक स्पिंडल का असेंबली आपको नजर आएगी। एंड लास्टली वो इसलिए बनती है ताकि नेक्स्ट स्टेज दैट इज मेटाफेज 1 में आप होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि इन टिप्स पे एंड पे जॉइंड हैं उनको सेपरेट किया जा सके। सो याद रखेंगे अभी हम आगे कि क्या क्या चेंजेस आपको मेटाफेज 1 में देखने को मिलेंगे। देन बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज आपको न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर होता हुआ नजर आ जाएगा, जो कि नॉर्मल प्रोफेज की कंडीशन है। प्रोफेज के एंड में आपको पता है ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होने लगती है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, वो सब यहां होने वाला है। एंड फाइनली क्योंकि लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 की, तो इट इज द ट्रांजिशन स्टेज, या फिर आप कह सकते हो इट इज द स्टेज जो कि ट्रांजिशन करती है इनटू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज मेटाफेज 1 ऑफ द मियोसिस। सो आई होप ऑल दीज चेंजेस जो कि डाइकाइनेसिस में होते हैं वो आपको समझ आए होंगे। सो इनफैक्ट इवन सारे के सारे जितने भी चेंजेस आपको नजर आते हैं इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज 1 वो आपको याद रखने हैं। इवन यू हैव टू रिमेंबर कि कौन कौन से की इवेंट देखने को मिलते हैं इन द वेरियस स्टेजेस। फॉर एग्जांपल आपको प्रोफेज 1 की जो पहली स्टेज थी लेप्टोटीन, उसमें बीडेड अपीयरेंस में नजर आते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स या सिंपली द क्रोमोसोम जो कि ऑलरेडी रेप्लिकेटेड थे, है ना, वो बुके स्टेज शो करते थे और फेंटली विजिबल थे बिकॉज उनका कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं था। देन व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेज जो कि थी जाइगोटीन, जहां पर पेयरिंग अप होती थी ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम दैट इज साइनेप्सिस, तो वो जाइगोटीन का की फीचर है। पेकाइटीन जो नेक्स्ट स्टेज है वहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है। सो क्रॉसिंग ओवर इज रिलेटेड टू पेकाइटीन। देन डिप्लोटीन में क्या होता था, ऑब्वियसली साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोल्यूशन शो करता है यानी कि डिसॉल्व होने लगता है, जिसकी वजह से काइस्मेटा का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता था। एंड डायकाइनेसिस में फाइनली आप जानते हैं ये जो काइस्मेटा है वो टर्मिनल यानी कि टिप की तरफ मूव करते हैं ऑफ द अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम्स, इसीलिए they are marked by the terminalization of the chiasmata. So I hope all the changes जो कि आपको प्रोफेज 1 की वेरियस स्टेजेस में देखने को मिले वो अच्छे से समझ आए होंगे। इन की फीचर्स को आप याद रखिएगा बिकॉज एग्जामिनेशन में इन्हीं फीचर से और उन स्टेजेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट फेज ऑफ मियोसिस 1 व्हिच इज मेटाफेज 1। सो मेटाफेज 1 में भी वही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जैसा कि आपने माइटोसिस के मेटाफेज में देखा था, जहां पर क्रोमोसोम्स अलाइन करते थे ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटर पे। यहां पर बस फर्क इतना आ जाएगा कि यहां होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन करेंगे। सो रिमेंबर जब भी हम मियोसिस 1 के बारे में बात कर रहे हैं तो वी विल बी स्पेसिफिकली डीलिंग विद होमोलोगस पेयर यानी कि पैटर्नल एंड मैटरनल का वो क्रोमोसोम का पेयर जो कि आपस में इस कंडीशन में काइस्मेटा के पॉइंट पे अटैच्ड है एट द टिप। ओके सो यहां पर जो बायवेलेंट क्रोमोसोम से याद है आप सभी को, बायवेलेंट क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस पेयर को ही कहा जाता है। ओके सो बायवेलेंट कंडीशन मतलब 2 क्रोमोसोम्स की कंडीशन, और इसको हम टेट्राड भी बुलाते हैं बिकॉज इट कंटेन्स, क्योंकि बायवेलेंट यानी कि 2 क्रोमोसोम पे टोटल 4 क्रोमैटिड्स होते थे, दैट इज वाई बायवेलेंट क्रोमोसोम जो हैं वो टेट्राड भी कहलाते हैं। सो बायवेलेंट क्रोमोसोम्स इस मेटाफेज कंडीशन में अलाइन करते हैं ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन जस्ट लाइक एनीथिंग। ओके एंड आपको ये कंडीशन यहां नजर भी आ रही है, तो देखिए ये जो एक होमोलोगस पेयर है एंड ये वाला जो होमोलोगस पेयर है दोनों के दोनों अलाइन है ऑन द इक्वेटर। सो दिस इज द इक्वेटर, राइट? ओके एंड जो पोल से यहां पर सेंट्रोसोम से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं वो अटैच कर रहे हैं टू द काइनेटोकोर्स ऑफ दीज होमोलोगस पेयर। ठीक है, तो यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स जाके ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, एंड दे आर गोइंग टू attached to the kinetochore of the homologous pairs. So ये बेसिक से चेंजेस हैं, बट याद रखिएगा मेटाफेज 1 में होमोलोगस पेयर से जाके अटैच हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज पे विच इज एनाफेज
1। तो बच्चों एनाफेज 1 ऑफ meiosis 1 is similar to anaphase of mitosis, but फर्क क्या है? Just that you have to remember, यहां पर homologous क्रोमोसोम सेपरेट होके ऑपोजिट पोल्स पे मूव करेंगे। ओके तो आपको पता है ना कि पोल से जो स्पिंडल फाइबर आ रहे थे वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो होमोलोगस पेयर आपस में जॉइंट थे, है ना, वो स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि वो दूर हो जाएंगे। बट याद रखिएगा यहां पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में कनेक्टेड हैं वो सेंट्रोमियर पे कनेक्टेड नहीं थे, दे वर कनेक्टेड एट द काइस्मेटा ना। तो जब सेपरेशन होगा तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, बस सिर्फ और सिर्फ जो होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइंट थे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां पर भी देखिए ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे जो जॉइंट थे ना वो सेपरेट हुए हैं, इनका सेंट्रोमियर जो है वो वैसा का वैसा इंटैक्ट है। इसका मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ईच आपको नजर आ रहे हैं उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अभी भी जॉइंट हैं, बस उसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस स्टेज दैट इज प्रोफेज 1 में हुई क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप देखिए इस तरफ ये वाला क्रोमोसोम चला जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम विथ 2 ऑफ इट्स सिस्टर क्रोमैटिड्स, और इधर पर आपको ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता हुआ नजर आ जाएगा विथ अगेन 2 ऑफ इट्स सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन अभी नहीं हुआ है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हुआ है इन द स्टेज कॉल्ड एनाफेज 1। ओके सो रिमेंबर सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी अटैच्ड हैं टू देयर सेंट्रोमियर्स, दे हैव नॉट स्प्लिट। ओके सो सेंट्रोमियर्स अभी भी इंटैक्ट हैं। रिगार्डिंग एनाफेज ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो डू रिमेंबर जब भी हम मियोसिस 1 की स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं वी आर डीलिंग ओनली विद होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जितने भी इवेंट्स आपको चेंजेस नजर आएंगे दैट आर गोइंग टू बी ओनली रिलेटेड टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं द लास्ट फेज ऑफ meiosis 1 that is telophase 1। and as you all know telophase 1 में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं of that of prophase। तो यहां पर भी अगेन आपको पता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में, यहां पर प्रोफेज 1 के एंड में वो वापस से रीअपियर हो जाएगा, एंड साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनल्स हैं दे आर गोइंग टू रीअपियर, एंड इसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको जो नजर आ रहा है कंडीशन उसमें आपको 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हुई नजर आएंगी। तो देयर इज डायड ऑफ सेल्स फॉर्म्ड। तो डायड कंडीशन ऑफ सेल्स, हमने डायड कंडीशन क्रोमोसोम की भी देखी थी जहां पर उनके पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट हैं बिकॉज क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट किया। ओके तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड का होना डायड कंडीशन क्रोमोसोम की शो करती है। जब हम बोलते हैं डायड ऑफ सेल्स इसका मतलब आपको 2 सेल्स फॉर्म्ड होते हुए नजर आएंगे एट द एंड ऑफ द टीलोफेज 1। ठीक है, तो टीलोफेज 1 में आपको 2 डॉटर सेल्स नजर आ रहे हैं एंड दे बोथ आर गोइंग टू बी हेप्लॉइड। ठीक है, तो याद रखिए यहां पर आपको अब एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है, 1 फ्रॉम फादर एंड 1 फ्रॉम मदर। ओके वहां पर आपको डुप्लीकेटेड कंडीशन थी, वहां पर 2 पेयर्स थे। ठीक है, ओके सो ये कंडीशन आपको नजर आ रही है। सो दिस इज गोइंग टू शो 2 डॉटर cells which are both haploid. So remember telophase 1 के एंड में 2 daughter cells would be formed. So in many cases क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहां पर इस फेज में डीकंडेंस होना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, कुछ डिस्पर्जन शो करते हैं बट एंटायरली डीकंडेंस नहीं होते हैं। तो पूरी तरह से ये फाइबर के फॉर्म में या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में डीकंडेंस नहीं होते। जैसे कि हम पढ़ते थे टीलोफेज में ऑफ माइटोसिस की ये जो क्रोमोसोम जो कंडेंस हुए थे वापस से डीकंडेंस हो जाएंगे इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर कंप्लीटली डीकंडेंसेशन नहीं होता है, थोड़ी देर तक ही कुछ एक्सटेंडेड स्टेट शो करते हैं ऑफ द इंटरफेस। ओके बट यहां पर इंटरफेस वाली कंडीशन, बिकॉज आई टोल्ड यू मियोसिस 1 के बाद डायरेक्टली मियोसिस 2 स्टार्ट होती है, राइट? तो क्या इसके बीच में कोई इंटरफेस आएगा? नहीं, यू हैव टू रिमेंबर देयर इज नो इंटरफेस। बस इंटरफेस जैसी थोड़ी सी कंडीशन आती है जैसे हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। सो इंटरकाइनेसिस का क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स 2 मियोसिस के बीच में, यानी कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में जो एक शॉर्ट इंटरवल आता है जो कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है उसको हम बुलाते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, सो इंटरकाइनेसिस में याद रखिए आरएनए बनता है, यानी कि आरएनए का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा जो कि रिक्वायर्ड होगा इन दी
मियोसिस सेकेंड, बट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। सो देयर इज नो डीएनए सिंथेसिस, ओके, जो कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, आरएनए एंड प्रोटीन बनेगा। ओके, सो याद रखिए मैंने इसीलिए कहा था कि एक ही बार, भले ही मियोसिस 2 साइकिल्स में कंप्लीट हो रही है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक बार होता है, दैट इज इन दी इंटरफेज, जो कि मियोसिस 1 से पहले आता था। ठीक है, सो आई होप ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग दी टेलोफेज 1 इज वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों, अब हम मूव करते हैं विथ मियोसिस सेकेंड। सो मियोसिस सेकेंड, एज आई टोल्ड यू, ये होती है इक्वेशनल डिवीजन, राइट। सो इक्वेशनल डिवीजन आप सभी को आई होप याद होगा, हम बुलाते थे टू माइटोसिस, राइट। तो इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहलाती थी माइटोसिस? बिकॉज एट द एंड ऑफ माइटोसिस जो डॉटर सेल्स बनती थी, दे यूज्ड टू हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट। यहां पर भी यही होने वाला है। सो मियोसिस सेकेंड को आप बिल्कुल सिमिलर मान सकते हैं टू माइटोसिस, बिकॉज यहां पर भी एट द एंड यू विल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दी डॉटर सेल्स। ठीक है, तो वही चारों फेजेस आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली फेज वुड बी प्रोफेज सेकंड। ठीक है, सो आपको याद है ना, टेलोफेज सेकंड के एंड में आपको 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हुई नजर आई थी। सो उन 2 डॉटर सेल्स में क्या क्या चेंजेस होंगे, वी आर गोइंग टू बी कवरिंग इन ईच स्टेप। तो प्रोफेज सेकंड, तो एज यू नो, आप माइटोसिस के प्रोफेज से ही इसको रिलेट कर सकते हैं कि यहां पर अगेन क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रोमोसोम वापस से कंडेंस या कॉम्पैक्ट हो जाएंगे एंड धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस और अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। तो ये कंडीशन प्रोफेज सेकंड की है, जो कि इस पिक्चर में आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेड भी है। सो आपको यहाँ पर ये क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एंड रिमेंबर, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें आपको कुछ वेरिएशन क्या देखने को मिल रहा है, these chromosomes are having those exchange genetic portions। तो इसका मतलब यहां पर recombined डीएनए सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो आपको एग्जैक्टली आइडेंटिकल डॉटर क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड नजर आएंगी नहीं एट द एंड ऑफ दिस डिवीजन, इसीलिए आपको यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। सो प्रोफेज 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया। देन विल बी फॉलोइंग द मेटाफेज सेकंड। सो मेटाफेज सेकंड क्या हो रहा है भाई? तो मेटाफेज सेकंड में जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर गोइंग टू अलाइन एट द इक्वेटर। सो यहाँ पर आपको ये जो क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं in each daughter cell. So this is the first daughter cell and this is the second daughter cell जो कि formed हुई थी at the end of telophase 1. So यहाँ पर changes हम देख रहे हैं। So after this what is going to happen is कि ये जो आपके क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए थे इन दी प्रोफेज सेकंड, ये आपस में अलाइन हो जाते हैं ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे इनका अरेंजमेंट हुआ जस्ट लाइक द मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस। तो क्रोमोसोम अलाइन कर गए एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइव कर रहे हैं फ्रॉम दी सेंट्रोसोम्स, वो जाके अटैच हो जाते हैं टू दी काइनेटोकोर्स ऑफ दीज क्रोमोसोम्स। तो ये स्पिंडल फाइबर जाके इन काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। सिमिलरली ओवर हियर आल्सो। तो अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा है एट द इक्वेटर। सो इट्स वेरी सिंपल, राइट। सो मेटाफेज सेकंड की कंडीशन भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो भाई बच्चों, अब हम देखते हैं द नेक्स्ट फेज ऑफ द मियोसिस सेकंड, दैट इज एनाफेज सेकंड। तो एनाफेज सेकंड भी क्वाइट सिमिलर होगी टू द एनाफेज ऑफ माइटोसिस। यहां पर भी आपको जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ज्वाइन है टू द काइनेटोकोर वो शॉर्टेंड होते हुए नजर आएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये आप देखिए इस तरीके से, यहां पर सपोज ये क्रोमोसोम है जिसकी ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और इनके सेंट्रोमियर पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड हैं। सो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड हैं ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ ऐसे शॉर्टेंड होंगे। तो ये पुल करेंगे इन दोनों डॉटर सिस्टर क्रोमैटिड्स को, और पुलिंग की वजह से क्या होता है, क्योंकि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये जॉइंड हैं एट दी सेंट्रोमियर, तो इस सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी। सो दिस सेंट्रोमियर इज गोइंग टू स्प्लिट। ओके, सो ये आपको ये येलो स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे हैं दे आर दी काइनेटोकोर्स जिनसे ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हैं, और सेंटर में जो कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आ रहा था दैट वाज द सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होने की वजह से ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी ये सेपरेट हो गई हैं। सो दे आर गोइंग टू सेपरेट। ओके, अब ये कहलाएंगी द डॉटर क्रोमोसोम्स। सो दे आर नाउ गोइंग टू बी कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स। और जैसा कि आप जानते हैं आफ्टर सेपरेशन ये डॉटर क्रोमोसोम्स मूव करती हैं टू दी ऑपोजिट पोल्स, राइट। तो देखिए यहां सेंटर में जो अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा था इन दी मेटाफेज, उसके बाद क्या हो रहा है, इनका सेपरेशन हो रहा है टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, तो ईच डॉटर सेल में आपको इस टाइप की कंडीशन नजर आएगी, और इसी स्टेज से ही आपको साइटोकाइनेसिस का स्टेज फॉर्मेशन नजर आने लगता है। ओके
ओके सो यानी कि यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि टीलोफेज कंडीशन यहीं से बिगिन होना स्टार्ट हो भी जाती है। सो एज आई टोल्ड यू, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो शॉर्टर होने लगेंगे, जिसकी वजह से पुल की वजह से आपका सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा एंड जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी वो सेपरेट हो जाएंगी एंड दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स एज डॉटर chromosomes. So all these things regarding anaphase are very simple. I hope आपको समझ आई होंगी। अब हम देखते हैं the last stage of meiosis second, that is telophase second। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या होता है telophase second में। तो as you know telophase second भी similar होगी to the telophase of mitosis, जहां पर जो भी कंडीशन प्रोफेज कंडीशन में आपको देखने को मिली थी उनके ऑपोजिट ही यहाँ पर होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपीयर हुई थी प्रोफेज में वो वापस से रीअपीयर हो जाएगी और बाद में साइटोकाइनेसिस होने की वजह से आपको इन टोटल, क्योंकि 2 डॉटर सेल्स से की मियोसिस सेकंड हम करने वाले थे ना, तो हर डॉटर सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 2 डॉटर सेल्स फर्दर डिवाइड करके 2 ईच डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा। दैट मींस टोटल 4 डॉटर सेल्स वुड बी फॉर्म। तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ टेट्राड ऑफ सेल्स। टेट्राड कंडीशन ऑफ सेल मतलब देयर आर गोइंग टू बी 4 सेल्स जो कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पोजेस कर रहे हैं एज द डॉटर सेल्स जो कि बने थे एट द एंड ऑफ टीलोफेज 1, और वो थे हेप्लॉइड इन नेचर। एंड यहां पर सिंस इक्वेशनल डिवीजन हुई है एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, तो इसका मतलब देयर आर गोइंग टू बी 4 डॉटर सेल्स विद हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसका मतलब देयर आर गोइंग टू बी हेप्लॉइड condition in these daughter cells. So in total you will have 4 different cells. So ये जाके बनाते हैं the gametes. तो conditions आपको समझ आ गई होंगी that जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो suppose अगर ये सेल है जिसके पास डिप्लॉइड कंडीशन थी, मियोसिस 1 के बाद आपको फॉर्म होता हुआ नजर आएंगे 2 सेल्स जिनके पास हेप्लॉइड कंडीशंस होंगी, एंड जब ये फर्दर सेल्स भी मियोसिस सेकंड करेंगे तो आपको ये शो करते हुए नजर आएंगे इक्वेशनल डिवीजन। बिकॉज देखिए यहां पर तो रिडक्शनल डिवीजन हुई, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, और यहां पर कंडीशन सेम रहने वाली है, यानी कि जब ये डॉटर सेल्स भी फर्दर डिवाइड करेंगे तो जो डॉटर सेल्स फर्दर बनेंगी दे आर गोइंग टू कंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू शो इक्वेशनल डिवीजन, एंड सो विल बी द केस इन दिस कंडीशन। तो यहां पर भी आपको अगेन 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हुई नजर आ रही हैं इन दिस पर्टिकुलर डॉटर सेल जो कि आपको बनती हुई नजर आई थी एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। सो इस तरीके से एट द एंड यू हैव टोटल 4 haploid daughter cells. So I hope आपको मियोसिस की जितने भी इवेंट्स हमने डिस्कस किए थे वो अच्छे से समझ आए होंगे। रिमेंबर मियोसिस 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मियोसिस 1 में ही काफी टिपिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, मियोसिस 1 में हम होमोलोगस पेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, मियोसिस सेकंड में ये होमोलोगस पेयर जो है वो नॉर्मल क्रोमोसोम्स की तरह बिहेव करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी सेपरेटेड ना, वो अलग हो जाएंगे, एंड फिर हम नॉर्मल माइटोसिस की तरह उनको स्टडी कर सकते हैं। याद रखिएगा मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं इन एनाफेज 1, और यहां जो अगर हम एनाफेज 2 की बात करें मियोसिस सेकंड के, वहां पर जो क्रोमोसोम हैं वो सेपरेट होते हैं इनटू जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे इनटू डॉटर क्रोमोसोम्स। सो ये बेसिक से इंट्रोडक्शन या डिफरेंसेस हैं जो कि आपको याद रखते हैं रिगार्डिंग द एनाफेज 1 एंड द एनाफेज सेकंड, क्योंकि डिफरेंस ज्यादातर इधर ही पर आते हैं और क्वेश्चंस भी इनसे ज्यादा बनते हैं। सो आई होप ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग मियोसिस सेकंड इज वेरी क्लियर। मियोसिस पूरी डिवीजन यहां पर एंड हो जाती है और अब टाइम है कि हम इस डिवीजन का सिग्निफिकेंस स्टडी कर लें। सो जानते हैं कि क्यों ये जो डिवीजन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों व्हेन इट कम्स टू द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, आइए जानते हैं क्या इंपॉर्टेंस होगी इस पर्टिकुलर टाइप की डिवीजन की। तो देखिए सबसे पहला जो इसका सिग्निफिकेंस है दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर का कांस्टेंट रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विद इन अ स्पीशीज। ओके, सो किसी भी स्पीशीज के मेंबर्स में दे शुड हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तभी तो वो एक ही स्पीशीज के मेंबर कहलाएंगे, राइट। तो देखिए यहां पर मैंने इसका एग्जांपल आपको पहले भी दिया है कि अगर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होगा बाय मियोसिस तो वो हर जनरेशन में डबल अप होगा, और अगर वो हर जनरेशन में डबल अप होगा इसका मतलब क्या होगा, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वो बढ़ती रहेगी, ईच जनरेशन
बाय जनरेशन, और उसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जो इकोसिस्टम है ना उसका जो बैलेंस है वो डिसरप्ट हो जाएगा। ओके, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ मियोसिस दैट इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन रहते हैं एट अ कांस्टेंट वैल्यू इन द एंटायर मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज। तो हमने एग्जांपल लेते हैं ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स में टोटल वी हैव डिप्लॉयड कंडीशन में हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। तो जब ये अडल्ट आपस में मेटिंग करेंगे या फिर रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इनके पास सबसे पहले इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो मियोसिस करके प्रोड्यूस करेंगे गैमीट्स को। तो अडल्ट्स के रिप्रोडक्टिव सेल्स अंडरगो करेंगे मियोसिस टू प्रोड्यूस द गैमीट्स, एंड मेल गैमीट वुड बी कॉल्ड द स्पर्म, जो कि अगेन क्योंकि वो मियोसिस से बना है तो दे आर गोइंग टू बी हेप्लॉइड, एंड सिमिलरली जो फीमेल गैमीट है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी हेप्लॉइड। तो क्रोमोसोम नंबर 2n से n में कन्वर्ट हो गया, दैट मींस ईच ऑफ देम आर गोइंग टू पोजेस 23 क्रोमोसोम्स ईच। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए। नाउ इस कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए वी हैव अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, so देयर इज फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होगा, ये जो आपके गैमीट्स बने थे ये आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद ये वापस देखिए n+n कंडीशन विल अगेन गिव राइज टू डिप्लॉयड कंडीशन। तो रिमेंबर यहां पर मेल के क्रोमोसोम्स एंड फीमेल के क्रोमोसोम ज्वाइन किए, दे विल फॉर्म डिप्लॉयड कंडीशन अगेन, और जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी अ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड द जाइगोट, जिससे हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ बिगिन करते हैं, राइट। सो देखिए अब जब 2n कंडीशन आएगी दैट मींस n+n कंडीशन यानी कि 23 + 23 विल अगेन फॉर्म 46 क्रोमोसोम्स। ओके, सो यानी कि देखिए जो अडल्ट की कंडीशन थी वो वापस से रीस्टोर हो गई है एट द जाइगोट स्टेज, इसीलिए मियोसिस जरूरी था। अगर मियोसिस नहीं होता तो 46 क्रोमोसोम मदर से भी आते हैं और 46 क्रोमोसोम जो है वो आपके फादर से भी आते थे, टोटल वुड हैव बीन 92 ओवर हियर, है ना। वो कंडीशन आपको इकोसिस्टम के लिए एक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने वाली कंडीशन हो जाती। सो टू अवॉइड दैट कंडीशन यहाँ पर मियोसिस हैज टू टेक प्लेस, ठीक है। एंड लेटर ऑन ये जाइगोट फर्दर माइटोसिस यानी कि नॉर्मल इक्वेशनल डिवीजन शो करेगा। सो आप जानते हैं वो आगे जाके ये जाइगोट जो है वो फीटस में डेवलप होगा, फीटस एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो से इन्फेंट बनेगा, इन्फेंट से एडोलेसेंट स्टेज आती है, एंड फाइनली वापस से अडल्ट स्टेज, जिनमें सभी में आपको डिप्लॉयड कंडीशन देखने को मिलती है इन देयर बॉडी सेल्स, राइट। एंड बाद में जब भी जो नेक्स्ट जनरेशन की आपको अडल्ट देखने को मिलेंगे, व्हेन दे विल अंडरगो रिप्रोडक्शन, सो दे विल आल्सो प्रोड्यूस दीज सेल्स व्हिच आर द सेक्स सेल्स, स्पर्म्स एंड एग, जो कि अगेन मियोसिस से ही बनेंगे, एंड क्रोमोसोम नंबर अगेन हाफ होगा, और वापस से जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो रिस्टोर होगी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से आप देखोगे जो क्रोमोसोम नंबर है वो ईच जनरेशन में कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज 46। ओके, सो टू एंश्योर दिस कंडीशन द क्रोमोसोम नंबर हैज टू बी सेम ना, तो इसलिए वो मियोसिस के थ्रू ही एंश्योर्ड हो सकती है। ओके, then we have the second significance जो कि है that it increases genetic variability, and साथ ही साथ genetic variability बढ़ने की वजह से evolution में भी meiosis का बड़ा रोल है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब हम meiosis पढ़ रहे थे, meiosis में आपने देखा था प्रोफेज 1 की जो पेकाइटिन स्टेज है वहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ये क्या हुआ था, डीएनए का एक्सचेंज हुआ था, ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था, या क्रोमोसोम का सेगमेंट एक्सचेंज हुआ था, राइट। सो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जब उनका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ उस टाइम पर उन्होंने अपने कुछ जीन्स एक्सचेंज किए होंगे, है ना, और वो जो जीन्स हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेट कर रहे हैं फॉर ईच होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मतलब जो ओरिजिनल होमोलोगस क्रोमोसोम थे फाइनली जब क्रॉसिंग ओवर होता है, अब वो ओरिजिनल तो नहीं रहे ना, क्योंकि उनके पास अपने दूसरे पैर के कुछ जीन्स भी आ गए हैं, राइट। तो उसकी वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कुछ वेरिएशंस डेवलप होते हुए नजर आएंगे जब ये डीएनए आपस में एक्सप्रेस करेंगे। तो जब उन जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, कॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट जीन्स आएंगे तो एक्सप्रेशन अलग होगा, अलग अलग आपको ट्रेट्स नजर आते हैं। ओके, एंड दैट इज व्हाई हम कहते हैं इट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती ना तो हम भी अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते, बट हम एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है ना, हम क्लोन्स थोड़ी हैं। वी रिजेंबल अवर पेरेंट्स कुछ फीचर्स में, बट वी आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। वो आइडेंटिकल नेचर क्यों नहीं आता है, बिकॉज हम मियोटिक डिवीजन के बाद
जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है ना क्रॉसिंग ओवर के बाद, वो वेरिएशंस डेवलप करता है जिसकी वजह से कुछ ट्रेट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, राइट, एंड दैट इज व्हाई इट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ओके, एंड जब कुछ डिफरेंट वेरिएशन आपको जीन या डीएनए के कॉम्पोजिशन में देखने को मिलेगा, तो कुछ जब वो एक्सप्रेस करेंगे तो उनमें से कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो नेचर को पसंद आते हैं, या बेसिकली हम कह सकते हैं ऐसे कुछ फीचर्स होंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे फॉर द चेंजिंग एनवायरनमेंट, या कुछ भी जो चेंज हो रहा है नेचर में उसके लिए वो आप प्री अडेप्टेड भी हो सकते हैं। तो प्री अडेप्टेड होने का मतलब है कि आप ऑलरेडी अडेप्टेड हैं टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट बिकॉज आपके जीन्स या क्रोमोसोम में वो वेरिएशन देखने को मिला था ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो उसकी वजह से जब इंसान में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं ओवर द ईयर, वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो आप देखते हैं वेरियस चेंजेस देखने को मिलेंगे ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और दैट लीड्स टू एवोल्यूशन। तो उसकी वजह से आप देखते हैं एवोल्यूशन टेक्स प्लेस। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी यानी कि चेंजेस आना विद इन लिविंग स्पीशीज, और उनकी वजह से उनका आगे मॉडिफाई होना over the couple of generations, that leads to evolution. So I hope both the significance जो कि meiosis आपको कन्वे करती है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। So this was all about meiosis and this ends your chapter. तो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन होता है फिनिश। आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने डील किए वो आप सभी को हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो फ्री है पर बेस्ट है।